हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी बूस्टअप। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 11 के एक चैप्टर का बोनस वीडियो। चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल कंपैरिजन करके नहीं बताया एनसीईआरटी ने, ठीक है। जो भी चीज़ें दी हुई है इन टेक्स्ट में सारे पैराग्राफ्स के थ्रू समझाया है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए उसको ईजी करने के लिए मैंने ये बोनस वीडियो बनाया है। तो आप इसे देखें एज इट इज़, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही आप अपने कॉपी में, नोटबुक में, नोट्स जहाँ लिखते हैं, कहीं पे भी जहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है वहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट पहले बनाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितने भी चीज़ें मैं लिखूँगा यहाँ पे सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि फिर वो समझ नहीं आएगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के बाद आएगा। पहले इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जो एनसीईआरटी में लिखी गई है, मैक्सिमम लाइन्स जो होते हैं वो यहीं से हैं, ठीक है। तो उनको समराइज़ यहाँ पे किया गया है। आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ अपने नोटबुक में वैसे वैसे ही लिखेंगे। तो पहले देखेंगे एनिमल्स, और जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे जैसे कि बॉडी प्लान, बॉडी कैविटी, तो जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा या फिर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में आगे पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल आपको ये देखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप ऐसा करना कि पहले एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो क्या होगा, अच्छे से समराइज हो जाएगा, अच्छे से रिमेंबर आपको हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला जो था वो प्रोटोजोआ था, दूसरा था मेटाजोआ। पहला प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रोटोजोआ को हम जो है वो पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ को हम प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे होंगे तो हम प्रोटिस्टा को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम प्रोटिस्टा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोटोजोआ को बस यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो देख लेंगे कि इसमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कि कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हम कंसीडर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कंसीडर करने जाएंगे ये फ्लो चार्ट में। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है सिमेट्री, जर्म लेयर, फिर है बॉडी कैविटी सिलोम, फिर है बॉडी प्लान, फिर फिर है सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, फिर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम देखेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेशन है या क्लोज है। फिर देखेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यहाँ पर अलग हो गया है, बट आर्टी कैरेक्टर आप देख लेंगे यहाँ पर कि एक मिनट में ऐसे इरेज कर देता हूँ, ये नहीं है, ठीक है। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एक साथ हम देखेंगे। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में हम क्या देखेंगे, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट देखेंगे प्रोटोस्टोमेट्स है या ड्यूटेरोस्टोमेट्स है, पहले माउथ या पहले एनस, ठीक है। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम एनिमल्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं, है ना। पहला जो पार्ट है वो है प्रोटोजोआ, दूसरा पार्ट जो है वो है मेटाजोआ। तो जो पहला पार्ट है प्रोटोजोआ, इसमें हम जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, ठीक है। समझ जाएंगे, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसमें प्रोटोप्लाज्म ही होगा, ठीक है। वेल डेवलप्ड जो है वो यूकैरियोटिक सेल नहीं होगा। इसमें क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। यूकैरियोटिक सेल तो होगा बट वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल शो करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन जो इसकी होगी वो प्रोटोप्लाज्म में ही होगा, ठीक है। सेल में कोऑर्डिनेशन नहीं होता। फिर हम देखेंगे यहाँ पर फिर हम देखेंगे मेटाजोआ। तो जो हमारा मेटाजोआ है इसमें हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, इसमें तो पहला आ जाएगा सेल्यूलर लेवल, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो हमारा आएगा वो आएगा टिश्यू लेवल। फिर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑर्गन लेवल। फिर जो हमारा आएगा वो आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। फिर हमारा आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऐसे ही एज इट इज़ याद करते जाएंगे कि एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। तो मेटाजोआ में जो हमारा आता है वो सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। देखो इसको याद करना बहुत इजी है। सेल से बना है टिश्यू, टिश्यू से बना है ऑर्गन, ऑर्गन से बना है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे हम इसको याद रखेंगे, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो फिर हम आगे देखते हैं, क्योंकि प्रोटोजोआ हमें पढ़ना नहीं है तो हम मेटाजोआ से ही शुरू करेंगे, है ना। मेटाजोआ हम पूरा पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि मेटाजोआ को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पैराजोआ और एक यू मेटाजोआ, जिसे हम इंटेरोजोआ भी कहते हैं, ठीक है। तो मेटाजोआ को दो पार्ट में जब डिवाइड किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराजोआ कहते हैं, और यू मेटाजोआ जिसे हम इंटेरोजोआ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी देखेंगे तो पैराजोआ, ठीक है। तो इसकी जो पहले देख लेंगे, इसकी जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पैराजूलॉजी, ठीक है। इसकी जो स्टडी है उसे हम क्या कहते हैं, पैराजूलॉजी। फिर हम देखते हैं कि पैराजोआ जो है हमारा, उसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्योंकि पहला तो क्राइटेरिया है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम देखेंगे कि इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या।
तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें वो है सेल्यूलर लेवल, सेल्यूलर लेवल, ठीक है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे ताकि याद रखने में कोई परेशानी ना हो। तो पहला तो हमने देखा पहला पैराजूलॉजी कहते हैं, फिर दूसरा देखा कि पैराजोआ में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर लेवल है। देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है कि जब भी हम पढ़ते जाएंगे ना, जो भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे सेल्यूलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम, तो पहले जो होगा वो हमारा सेल्यूलर लेवल हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम। तो हमने जो पहला क्राइटेरिया देखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बेसिस पे जो हम पहला फाइलम पढ़ेंगे पोरीफेरा, यानी कि जो पैराजोआ में आएगा वो हमारा सेल्यूलर लेवल रहेगा, ठीक है ना, वो सेल्यूलर लेवल का रहेगा। अब जो हम देखने जा रहे हैं यूमेटाजोआ और इंटेरोजोआ, तो इसमें जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे कि बचा क्या है, टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल है ना, फिर बचा क्या है, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल, फिर बचा क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो ये जो बचे हुए हैं फिर ये इंटेरोजोआ और यूमेटाजोआ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, इसमें क्या है, पैराजोआ हमने देख लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। अब इंटेरोजोआ और यूमेटाजोआ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो सिमेट्री के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, पहले ये याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री जब इसे डिवाइड किया गया तो इसमें दो डिवीजन आए, एक रेडिएटा, एक बायलेट्रिया। रेडिएटा जो था रेडियल सिमेट्री, आगे बात करेंगे, रेडियल सिमेट्री शो करता था, और बायलेट्रिया बायलेटरल सिमेट्री शो करता था। तो जो रेडियल सिमेट्री शो करते थे इसमें दो फाइलम आए, सिलेंटेटा और टिनोफोरा। तो इसमें हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो हमने देखा सेल्यूलर लेवल, अब जो था वो टिश्यू लेवल एलिमिनेट होगा। तो इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वाजिब सा बात है, टिश्यू लेवल होगा, क्योंकि सेकेंड नंबर पे वही आया टिश्यू लेवल, है ना, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका। और अगर हम बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, जिसमें बायलेट्रिया में जो भी आएंगे उसमें होगा ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। तो इसमें बायलेट्रिया में जो भी आएंगे उसमें होगा ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हम देखते हैं कि सीलोम के बेसिस पे फिर बायलेट्रिया को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सीलोम, ए सीलोमेटा, देखो जब तक सीलोम प्रोड्यूस नहीं हुए, सीडोसीलोम के पहले जितने भी हैं वो सारे ए सीलोमेट्स में आते हैं, ठीक है। बट जब हम सीलोम कंसीडर करते हैं यहाँ पे बायलेट्रिया में, तो हम लेते हैं ए सीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट्स, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब हमारे पास कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बचा, ऑर्गन लेवल। तो ये जो हमारा पहला क्लास है ए सीलोमेटा, तो इसमें जो होगा वो होगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ ऑर्गन लेवल, ठीक है। तो ये जो है हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेगा। अब बचा जो हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सीलोमेट्स और सीलोमेट्स, है ना। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ये जो है ये दोनों ही सीडोसीलोमेट्स और सीलोमेट्स में जितने भी मेंबर आएंगे सारे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हमने देखा था पहले हमने देखा था मेटाजोआ। मेटाजोआ को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम बांटेंगे तो देखेंगे हम कि पैराजोआ में जो आएगा वो सेलुलर लेवल आएगा, और यूमेटाजोआ यानी इंटेरोजोआ में टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। फिर अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, तो रेडिएटा बायलेट्रिया, रेडिएटा में टिश्यू लेवल आएगा, उसके बाद बायलेट्रिया में जो बच रहा है वो आएगा ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर उसके बाद हम देखेंगे ए सिलोमेट्स में, तो इसमें ऑर्गन लेवल होगा, और जब हम सीडोसिलोमेट्स और सिलोमेट्स की बात करेंगे तो इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। तो उसके बाद पहले देखो, इसको पढ़ने का एक टेक्निक है कि पहले हम फाइलम को याद रखेंगे, जो भी फाइलम है हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, यहाँ पर देख सकते हो, तो प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। इसे आप रट लो या कुछ भी कर लो, बट इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, तभी आप अच्छे से एनिमल डाइवर्सिटी का फील ले सकते हो, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया का बात, जिसमें हमने क्या क्या देखा। हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये सारी बातें अगर किसी को नहीं समझ में आ रही है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो वो जब एनिमल टिश्यू आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। एनिमल टिश्यू जो वीडियो है मेरा, उसमें आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे अभी समझेंगे कि सेल से, जब सेल के अंदर ही कोऑर्डिनेशन होता है ना, डाइजेशन, एक्सक्रीशन सब सेल ही कर रहा है, तो वो जो होता है हमारा सेलुलर लेवल होता है। और जब टिश्यू, ये काम टिश्यू करते हैं, जब सेल मिलकर टिश्यू बनता है और टिश्यू के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है, तो वो हमारा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जब ये टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन जो है फिर यही कोऑर्डिनेट करके बॉडी के सारे फंक्शन को करते हैं, तो ये हमारा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जब ऑर्गन एसोसिएट होकर एक ऑर्गन सिस्टम या कई सारे ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड होंगे, तो वो जो होगा हमारा वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, जब हमने देखा पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमने पढ़ लिया, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में, बॉडी सिमेट्री। देखो एक्चुअली बॉडी सिमेट्री है क्या, इसे दो पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। एक तो तीन पार्ट, वो जो एक पार्ट है उसका कोई मतलब नहीं है, वो ए सिमेट्री है, ए सिमेट्री, है ना। तो ए सिमेट्री मतलब जिसमें सिमेट्री नहीं होगा, नो सिमेट्री। बताऊंगा अभी सिमेट्री होता क्या है। फिर है रेडियल सिमेट्री, और फिर जो तीसरा है वो है अपना बायलेटरल
सिमेट्री, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि एसिमेट्री तो देख लो यार, सिमेट्री किसी में होती नहीं है, ठीक है ना। एसिमेट्री वाले जो होते हैं उसमें सिमेट्री नहीं होती है। रेडियल सिमेट्री क्या होता है, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है ना, इसके रेडियस से नहीं, सेंटर से, बॉडी सेंटर से अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पास कर रही है और उसको दो हाफ में बांट रही है, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर उसको दो हाफ में बांट रही है और एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। इसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ये, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि अगर, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको हम देखेंगे अगर, तो ये इसका मान लो हेड है, ठीक है, ऊपर वाला हेड है, नीचे वाला जो है पूरा बॉडी है, और अगर इसको, ये पूरे बॉडी को एक लाइन ऑफ सिमेट्री अगर डिवाइड कर रही है, ठीक है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री जैसे दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो वो हमारा बायलैटरल सिमेट्री होगा। बस एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब देखो यहाँ से अगर लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, तो इसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, तो ये जो होगा हमारा वो बायलैटरल सिमेट्री होगा। तो सिमेट्री के बेसिस पे अगर हम देखें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि रेडियल सिमेट्री हमारा कहाँ पे आया, रेडियल सिमेट्री आया हमारा नीचे, जहाँ पे सिलेंड्रेटा टिनोफोरा था, यानी कि जो पोरीफेरेंस हैं हमारे, ये जो हो जाते हैं हमारे एसिमेट्रिकल, है ना, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, ठीक है, इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पाई जाती है, एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। फिर जब हम देखेंगे नीचे आएंगे, तो नीचे तो देख सकते हो आपके ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। तो जो हमारा रेडियल सिमेट्री है ना, जो हमारे रेडियल सिमेट्री है, तो मैंने बता दिया था रेडियल सिमेट्री में क्या होता है। तो जैसे कि देखो, याद रखने का जो मेन पर्पस था फाइलम्स को, वो यही है। पहले जो एक था पोरीफेरा हमारा, वो हमारा क्या हो गया, एसिमेट्रिकल। तो जो आगे के दो बचे हमारे, वो है टिनोफोरा, सिलेंड्रेटा, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे रेडियल सिमेट्री। और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो बाकी सारे बच गए, ब्रेथियलमेंथिस, एस्किलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो बायलैटरल सिमेट्री शो करेंगे ये सारे, ठीक है। तो ये जो सिमेट्री का पोर्शन हो गया, ये तो हो गया कंप्लीट हमारा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जर्मिनल लेयर। अब देखो यार, जर्मिनल लेयर जो होता है वो दो होते हैं, ठीक है ना, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जर्मिनल लेयर में हम दो देखेंगे, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर होते हैं, 2 लेयर्स, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, 3 लेयर होते हैं, है ना, 3 लेयर्स। इसमें होते हैं 2 लेयर, इसमें होते हैं 3 लेयर। 2 लेयर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, है ना, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें मीजोडर्म नहीं होता। इसमें अगर देख लें तो ऊपर वाला तो 2 होगा ही, इसमें एक्टो, एंडो और मीजो ये सारे होंगे, ठीक है ना, एक्टो, एंडो और मीजो ये सारे होंगे इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक में। तो अब हम यहाँ पर वापस फाइलम के पास आ जाते हैं। तो देखो यार, यहाँ पर देखो जो एक्सेप्शन होंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो अभी से। तो देखो यहाँ पर जब हम आएंगे, डिप्लोब्लास्टिक कौन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, क्योंकि ऊपर जो है वो जर्मिनल लेयर शो नहीं करता। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पर कि ये जो रेडिएटा है, देखो याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है, ये है 2, है ना, 2 फाइलम इसके अंदर आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक, है ना, ये हो जाएगा हमारा डिप्लोब्लास्टिक। और वहीं अगर हम देखें यहाँ पर ये बायलैट्रिया, तो बायलैट्रिया जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। 3 जर्म लेयर होंगे हमारे, एक्टो, एंडो और मीजोडर्म, है ना। और ये जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, 2 जर्म लेयर होंगे और मीजोगिलिया पैचेस में प्रेजेंट होगा इसमें, है ना, मीजोगिलिया होगा, मीजोडर्म नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है वो है बॉडी कैविटी और सिलोम, है ना, बॉडी कैविटी और सिलोम। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, सिमेट्री देख लिया, जर्मिनल लेयर देख लिया, फिर हम देखेंगे बॉडी कैविटी एंड सिलोम। इसमें जो हम देखेंगे वो देखेंगे किसमें सिलोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सिलोम के आधार पर 3 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है, ए सिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं है, स्यूडो सिलोमेट जिसमें फॉल्स सिलोम है, और सिलोमेट्स जिसमें कि ट्रू सिलोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलोमेट्स हैं जिसमें ट्रू सिलोम पाए जाते हैं, इसमें भी 2 सिलोम के वेराइटीज़ आते हैं, ठीक है। ये बस आप नाम याद रख लेना, इसमें क्या होता है ये इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे कि ये जो एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों जो हैं ऊपर वाले जो 3 हैं, AAM जो है हमारा वो है ये, इसमें जो सिलोम पाया जाएगा वो पाया जाएगा साइजोसील, है ना, ये साइजोसील वाले होंगे। और ये जो होगा हमारा, ये होगा एंटेरोसील वाला, ये है हमारा एंटेरोसील वाला। अब देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। मीजोडर्म मास जो होता है उससे अगर सिलोम फॉर्म हुआ, है ना, मीजोडर्म मास अगर स्प्लिट होकर फॉर्म करता है सिलोम को, तो वो हमारा हो जाता है साइजोसील, है ना। और अगर सिलोम फॉर्म हुआ गट पाउचेस
गट पाउच जो होते हैं हमारे एम्ब्रायोनिक स्टेज में, उसके फ्यूजन से फॉर्म हुआ तो वो हमारा एंटेरोसील हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखेंगे इंटेरोसील में कौन आता है और साइजोसील में कौन आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि एसिलोमेट्स तो प्लेथिहेल्मिन्थेस है हमारे और सीरोसील एस्केल्मिन्थेस जिसमें नीमेटोड्स आते हैं, और ऊपर के जो सारे हैं ये भी हमारे क्या है, एसिलोमेट्स ही हैं। ठीक है ना, मतलब प्लेथिहेल्मिन्थेस तक सारे एसिलोमेट्स है। अब प्लेथिहेल्मिन्थेस के बाद सीरोसील है हमारे एस्केल्मिन्थेस और सीलोमेट्स है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। ऐसे ही याद करना है, इसे आप बार बार बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है बॉडी प्लान, है ना। बॉडी प्लान, अब बॉडी प्लान क्या होता है, देखो यार, बॉडी प्लान मीन्स होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें हम देखते हैं, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं तो इसमें 3 तरह के बॉडी प्लान आते हैं। मैं लिखता जाऊँगा यहाँ पर, है ना, वहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि बॉडी प्लान कौन कौन से है। ये तो हमारा सिमेट्री हो गया। बॉडी प्लान है, पहला जो बॉडी प्लान होगा वो होगा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, सॉरी पहला जो होगा वो हमारा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, है ना, सेल एग्रीगेट। तो देखो ये है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो पॉलीफेरा है इसका होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप इससे क्या उम्मीद रख सकते हो, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो होगा वो सेल में ही होगा। तो आप याद रखना इसे सेल एग्रीगेट इसका बॉडी प्लान है ना, सेल के अंदर डाइजेशन हो जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है स्पॉन्जेस है, क्योंकि स्पॉन्जेस जो है पॉलीफेरा में आता है। देखो यार एग्जांपल मैं यहाँ पे याद नहीं करवाऊंगा, एग्जांपल जब मैं टेक्स्ट पढ़वाऊंगा तो यहाँ वहाँ पे याद करवाऊंगा, सारे ट्रिक्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे एग्जांपल को याद करने के लिए। सॉरी, यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन, जिससे कि मैक्सिमम पार्ट जो है एनसीईआरटी का वो कवर अप हो जाएगा, जिससे सिर्फ आपको एग्जांपल ही याद करना पड़ेगा और कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा बॉडी प्लान जो है हमारा वो है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, बस एक ही सिंगल ओपनिंग होगी, वो एक्सक्रीशन और इंजेशन, मतलब फूड को खाने के लिए और फूड को निकालने के लिए वही एक ही ओपनिंग होती है, मतलब माउथ भी वही है, एनस भी वही है। तो वो जो हमारा बॉडी प्लान होता है वो होता है हमारा ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। और वो जो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है वो हमारा होता है सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेथिहेल्मिन्थेस में। ठीक है, इसको ऐसे ही एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे अपने नोट्स में। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जहाँ पर, वहीं पर आप लिखेंगे ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, है ना। तो इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम्प्लीट, है ना, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब देखो जो हमारा लास्ट बचा है वो है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये तो हमारा इनकम्प्लीट के बारे में बातें हो गई। अब जो है हमारा वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो जो होगा वो होगा तुम्हारा यहाँ से, ये जो पार्ट है एस्केल्मिन्थेस से जितना भी है नीचे तक पूरा। ठीक है, एस्केल्मिन्थेस से कोर्डेटा, मतलब स्यूडोसील से सिलोमेट वाले जितने भी हैं वो सारे क्या शो करेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब। इसे याद रखना, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा ट्यूब विद इन ट्यूब वाला बॉडी प्लान, ये होगा कंप्लीट बॉडी प्लान, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्लीट डाइजेस्टिव, डीएस लिख देता हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ जाएंगे सब, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो इसमें जो होगा सिंगल ओपनिंग नहीं होगी, इसमें माउथ के लिए अलग ओपनिंग और एनस के लिए अलग ओपनिंग होगी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि ये ट्यूब विद इन ट्यूब वाला जो है वो है हमारा एस्केल्मिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, फिर है इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। इसको एज इट इज़ ऐसे ही याद करेंगे। आप 2-3 बार इसको अगर याद कर लेंगे तो आपको एनिमल डाइवर्सिटी में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो बॉडी प्लान हो गया। अब है सेगमेंटेशन, है ना। तो सेगमेंटेशन अगर हम देखते हैं तो इसमें जो होता है वो मेटामेरिक सेगमेंट होता है। बॉडी जो है वो डिवाइड होता है सेगमेंट्स में, है ना। बॉडी जो डिवाइड होता है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, उसको हम लोग मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अगर ये शो करते हैं उसको हम लोग मेटामेरिज्म, मतलब इस फेनोमेना को मेटामेरिज्म कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों साइड से अगर डिवीजन होगा तो उसको मेटामेरिक डिवीजन बोलेंगे। तो देखो किस में होता है ये देखेंगे, है ना। तो ये जो हमारा प्लेथिहेल्मिन्थेस वाला ग्रुप है, इसमें जिसमें एग्जांपल आते हैं टेपवर्म के, तो इसमें जो होगा हमारा स्यूडो मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, स्यूडो मेटामेरिज्म, इसमें जो होगा हमारा स्यूडो मेटामेरिज्म होगा, है ना। इसको याद रखेंगे, इसमें होगा स्यूडो मेटामेरिज्म। और जो ये पार्ट है इसमें हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा आएगा। यहाँ पर मैं देखो बना देता हूँ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा। ठीक है, ये जो पार्ट आएगा हमारा इसमें मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, मेटामेरिज्म, है ना। तो इसमें हो जाएगा मेटामेरिज्म। अब हम आगे देखते हैं, ये तो हमारा मेटामेरिज्म वाला कैरेक्टर हो गया, यानी सेगमेंटेशन वाला। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, देखो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक है ओपन और दूसरा है क्लोज। ओपन और क्लोज,
है ना। तो ये जो ओपन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है, नो वेसल्स, ज़रूरी नहीं है वो ब्लड का ही वेसल हो, इसलिए नो वेसल्स, इसमें जो होते हैं वो वेसल्स होते हैं, वेसल्स, है ना। आर्टरीज और वेन्स वेसल्स होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना, वेसल्स होते हैं, है ना, आर्टरीज और वेन्स, है ना। तो ये जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या करता है, ये जो ऑर्गन्स को डायरेक्टली बात करवा देगा, डायरेक्ट बाथिंग, है ना। और ये जो होगा, ये पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मतलब फ्यूजन होते हुए थ्रू वेसल्स जाएगा, है ना, थ्रू वेसल्स, है ना, थ्रू वेसल्स यहाँ से जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस में ओपन है और किस में क्लोज है। जैसे कि हमारे अंदर क्या है कि आर्टरीज है, वेन्स है ना। ब्लड जो है ऐसे ही खुले में नहीं चलता, वो जो है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू चलता है, बट जो ओपन जिसके होते हैं वो ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में ही चलते रहता है। अगर आप उसे एक पिन मार दोगे वहाँ से ब्लड निकल जाएगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ओपन किस में होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है। तो देखो, ये जो हमारा होगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, पहले देखेंगे ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस में होगा, क्लोज वाला जो होगा वो बाकी सारा क्लोज हो जाएगा, है ना। ओपन वाला याद रखेंगे बस, क्लोज वाला याद नहीं रखना। तो देखो, ये जो हमारा आर्थ्रोपोडा है ना, सबसे पहले याद रखेंगे आर्थ्रोपोडा जो है ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सी एस में लिख देता हूँ, यहाँ नीचे याद रखना, नीचे है ना। तो आर्थ्रोपोडा ओपन सी एस है, ठीक है। उसके बाद मोलस्क, ये जो हमारा मोलस्का ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, मोलस्क है ओपन सी एस। और जो फिर हमारा ये हेमिकोडेटा और इकाइनोडर्मेटा है, देखेंगे यहाँ पे ये दोनों ही ओपन है, ओपन सी एस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो कर रहे हैं, है ना। फिर जो है हमारा लोअर कोडेटा, जैसे कि ट्यूनिकेट्स, इसमें जो ट्यूनिकेट्स आएंगे, ट्यूनिकेट्स, ठीक है, वो भी क्या होंगे, ओपन सी एस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा में ट्यूनिकेट्स जो होंगे, जैसे कि ट्यूनिकेट्स लोअर कोडेट्स में उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और बाकी जो होगा सारे में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है। यहाँ पर जो याद करने का चीज़ है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोलस्का का जो एक मेंबर है सिफेलोपोड्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसका जो एक मेंबर है, एक क्लास सिफेलोपोड्स, जिसमें सिफेलाइजेशन होता है, हेड का फॉर्मेशन होता है, सिफेलोपोड्स, उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज होता है ना, इसको याद रखेंगे, क्लोज सी एस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसको याद रखेंगे, अच्छे से ध्यान में रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, स्टार लगा लेंगे इसमें, है ना, कि ये याद रह जाए। उसके बाद हमने देख लिया है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब देखो, इसके जो पहले वाले थे उसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो ओपन ही होगा, है ना, वो ओपन ही होगा। देखो अब क्या है, अब यहाँ पे दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा वो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमारे दो आ जाएंगे, एक तो प्रोटोस्टोमेट्स और एक ड्यूटेरोस्टोमेट्स, है ना, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटेरोस्टोमेट्स। तो एक मिनट, कहीं पे तो स्पेस होगा जहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर देखोगे नीचे का जो लास्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर पहला जो है वो है प्रोटोस्टोमिएट्स, है ना, प्रोटोमिन्स पहले, दूसरा जो होगा हमारा वो होगा ड्यूटेरोस्टोमिएट्स, है ना। तो ये जो प्रोटोस्टोमिएट्स होंगे, इसमें जो एग्जाम्पल्स आएंगे वो कौन कौन से होंगे, वो होंगे प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, याद रखेंगे ये, ठीक है ना। पाम, प्लेटिहेल्मिन्थिस, देखो प्रोटोस्टोमेट से तो पी से स्टार्ट होगा, याद रखना, है ना, प्रोटोस्टोमेट से, बस इसमें ही प्रोटोस्टोमेट से पी से स्टार्ट होगा, बस याद करने का टेक्निक है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर पी से स्टार्ट होगा और लास्ट एम में जाएगा, ठीक है, लास्ट एम में जाएगा, यानी पी से एम तक, यानी प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। इसमें क्या होंगे, देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, प्रोटोस्टोमेट्स क्यों बोलते हैं हम इसे, है ना। इसमें ब्लास्टोफोर जो होता है हमारा, ब्लास्टोफोर डायरेक्ट जो है वो डेवलप करता है माउथ, यानी ब्लास्टोफोर से क्या बनेगा, माउथ, है ना, क्या बनता है, पहले माउथ बनता है। अब ड्यूटेरोस्टोमेट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारे एग्जांपल्स आएंगे वो आएंगे हेमिकोडेटा से कोडेटा तक, यानी हेमिकोडेटा और कोडेटा दो एग्जांपल है ना, हेमिकोडेटा और कोडेटा HC, ठीक है। तो हेमिकोडेटा और कोडेटा ये जो हमारे होंगे वो होंगे कौन, ड्यूटेरोस्टोमेट्स। तो इसमें जो ये नहीं होंगे, ये देख लेंगे आप पहले कि इसमें इकाइनोडर्मेटा भी आएंगे, क्योंकि इकाइनोडर्मेटा छूट गया ना यार, आर्थ्रोपोडा मोलस्का तो ले लिया हमने, इकाइनोडर्मेटा, है ना, हेमिकोडेटा
और कोडेटा, ये 3 फाइलम आएंगे इसमें ड्यूटेरोस्टोमेट्स में। इसमें क्या होता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ब्लास्टोपोर से एनस बनेगा, है ना। ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, एनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लिया है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 2 है, प्रोटोस्टोमेट्स और ड्यूटेरोस्टोमेट्स, जिसमें जो है हमारा वो ब्लास्टोफोर से अगर पहले माउथ बनेगा तो वो प्रोटोस्टोमेट्स है, जिसमें एग्जांपल हमने देखा कि पाम, है ना। और ड्यूटेरोस्टोमेट्स जो उसके लास्ट वाले हैं ब्लास्टोफोर से एनस बनेगा। तो यहाँ पे हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक को ले लिया है, सबको यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया है सबका ही, तो इसको याद कर लेंगे, है ना। तो जो हमारा यहाँ पर एक चीज़ जो लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ वो है हमारा ये देखो, प्रोटोजोआ जो होता है, ये प्रोटोजोआ, है ना, ये जो होता है हमारा 3rd लार्जेस्ट फाइलम होता है, 3rd लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और सेकंड कौन होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, नीचे नहीं लिखना है, यहीं पे लिखना है। फर्स्ट कौन होता है पहले लिखेंगे, फर्स्ट होता है आर्थ्रोपोडा, और सेकंड कौन होता है, सेकंड होता है हमारा मोलस्का, है ना। तो ये जो होता है हमारा, फर्स्ट होता है आर्थ्रोपोडा, सेकंड मोलस्का, और थर्ड जो होता है हमारा प्रोटोजोआ, लार्जेस्ट फाइलम होता है। ठीक है, पूरे एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम जो होगा और यही सब होंगे। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो है हमारा, देखो ये जो पैरा जो है, ऐसे तो ये एसिमेट्री शो करता है, ठीक है, बट इसमें 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे अच्छे से। जो 2 एग्जाम्पल हमारे आएंगे, एक तो होगा साइकोन, और एक होगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज जिससे हम ल्यूकोसोलिनिया कहते हैं, ल्यूकोसोलिनिया, है ना। तो ये जो साइकोन और ल्यूकोसोलिनिया है, इनका होगा रेडियल सिमेट्री, है ना, इसका होगा रेडियल सिमेट्री। इसको याद रखेंगे, स्टार लगा लेंगे इस पर, ये होगा रेडियल सिमेट्री हमारा, ठीक है। और जो नीचे एक और देख लो, यहाँ पर इकानोडर्मेटा है, इनके एडल्ट्स, है ना, ये जो इकानोडर्मेटा है इनके एडल्ट्स शो करेंगे रेडियल सिमेट्री। ऐसे तो ये सारे बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बट ये जो इकानोडर्मेटा के एडल्ट्स होंगे, एडल्ट्स शो करेंगे रेडियल सिमेट्री, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे, जो इकानोडर्मेटा के एडल्ट्स होंगे ये शो करेंगे रेडियल सिमेट्री। तो अगर आप इस वीडियो को इनिशियली से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, ये जहाँ पर भी मैंने जो कुछ लिखा है, नहीं तो अगर आप सीधा लास्ट देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा है मैंने। तो एक सीक्वेंस से मैंने लिखा है, आप उसी सीक्वेंस से याद करेंगे, 2-3 बार 4 बार याद कर लो। ये जो NCERT है, NCERT में जितने भी चीज़ एनिमल किंगडम में दिए हुए हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देंगे। धन्यवाद।